नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के छठे लेसन जिसका नाम है जय प्रक्रम। क्या नाम है? जय प्रक्रम। आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जय प्रक्रम के बारे में बात करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए बनता है, जय प्रक्रम क्या है? जय प्रक्रम है क्या? इसके बारे में हम जानेंगे। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। देखिए, अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। वैसे भी चलता था, जैसे हम बैठे हों आराम से, कक्षा में बैठे हों, सो रहे हों, फिर भी ये काम करते हैं, आई मीन चलता रहता है। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। ऊपर में कोई मतलब नहीं है, देखिए इससे में कोई मतलब नहीं है। हमें कितना पढ़ना है? सिर्फ इतना, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते रहते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जय प्रक्रम। कौन से? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते रहते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। अब आपको पता हो गया होगा कि जय प्रक्रम क्या है। अच्छा, हम आगे आएंगे। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे शरीर में क्षति हो जाती है, कहीं चोट लग गई है या कहीं टूट फट गई, ये भी होती रहती है ना। इनके लिए क्या? अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? ऊर्जा की। यह ऊर्जा एकल जीवों के शरीर के बाहर से आती है। कहाँ से आती है? एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। देखिए, टूट फूट होती है, ठीक है, वो हमें सही करने के लिए शरीर को क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से आती है? एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। और उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। देखिए, इस ऊर्जा के स्रोत, जो ऊर्जा का स्रोत है उसे हम क्या कहते हैं? भोजन। बात आए भोजन क्या है, तो भोजन एक ऊर्जा का स्रोत है। भाई, ऊर्जा में कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलती है। भोजन क्या है? भोजन ऊर्जा का स्रोत है। तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। और उस भोजन को जो हम शरीर के अंदर लेते हैं इसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है, कैसी होती है? यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। देखिए, जीव में शारीरिक वृद्धि होती है। कैसे शारीरिक वृद्धि होती है? शारीरिक वृद्धि आप समझते हैं, मतलब हम लोग लंबाई बढ़ती है और मोटे होते हैं, ये सब शारीरिक वृद्धि होती है। तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है जो वो कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन पर आधारित। देखिए, अधिकांश खाद्य पदार्थ हैं किस पर आधारित हैं? कार्बन पर। देखिए, हमारा जीवन है वो कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। जो कार्बन आधारित अणु हैं उन पर निर्भर करता है। और अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन पर आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। देखिए, इन कार्बन, अब बात आती है कि सभी जीव हैं, कुछ सरल भोजन खाते हैं तो कुछ कठोर खाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार, जैसे कार्बन स्रोत जटिल हैं उसी अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। ओके। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, पर्यावरण है जो वो किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। पर्यावरण को कोई एक जीव नियंत्रण नहीं कर सकता है, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य कोई भी जीव हो। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन तथा निर्माण की आवश्यकता होती है। इस शरीर के अंदर ऊर्जा के, जो ऊर्जा है शरीर के अंदर जो होने चाहिए, इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता, इनके विघटन या निर्माण की शरीर को आवश्यकता होती है।
जिससे ये अंतः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। जिससे क्या होता है, ये अंतः ऊर्जा एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जानी चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के लिए अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। देखिए, उपचयन और अपचयन की बात आती है तो आपने इसके सबसे फर्स्ट लेसन हाई स्कूल के क्लास 10th के पहले ही लेसन में उपचयन और अपचयन के बारे में पढ़ाया जाता है, इसलिए हम यहाँ तो नहीं बताएंगे। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। देखिए, अब बात आती है श्वसन। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक तो पोषण बता दिया, दूसरा भोजन बता दिया, अब तीसरा आती है श्वसन। श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? देखिए, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इतना आपको याद रखना है। श्वसन क्या है, चाहे आप लिख सकते हैं, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। ओके, अच्छा, अब आगे बात आती है एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। देखिए, कोई एक कोशिकीय जीव है तो क्या होता है, उसकी पूरी सतह वो पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। जो गैसों का आदान प्रदान होता है और भोजन ग्रहण करना है या फिर वर्ज्य पदार्थ जो है उन्हें निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होता है? देखिए, जो एक कोशिकीय होते हैं उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए, वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है, जो बहुकोशिकीय होते जाते हैं, उनका शरीर जटिल होता जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। जो सभी कोशिकाएं हैं बहुकोशिकीय जीवों की, सभी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में सीधे नहीं रह सकती। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। जो विसरण है वो सभी जो कोशिकाएं हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। पहले हम यह भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। देखिए, जैसे मनुष्य है, मनुष्य बहुकोशिकीय, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। और मनुष्य में विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, भिन्न भिन्न अंग होते हैं। देखिए, देखने के लिए आँखें होती हैं, सुनने के लिए कान होते हैं, है ना। कार्य करने के लिए हमारे पास हाथ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैर होते हैं, है ना। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। जो अलग अलग ऊतक हैं तथा उनके शरीर में संगठन ना के वो अंग बनाते हैं, इनसे हम परिचित हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। देखिए, अब इधर हमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर हमने क्या पढ़ा इससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ मिटा देते हैं। बहुकोश के जो विभिन्न कार्य करने के हमें समझाने के लिए दिया जाता है, वो हमने आपको समझा दिया, इसमें कोई मतलब नहीं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे ये लोग कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हैं, ठीक है। जीव के शरीर में उनके संगठन से भी परिचित हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ये जरूरी है, ठीक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतक करते हैं। जो भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण है वो विशिष्टीकृत ऊतकों द्वारा किया जाता है, अलग अलग ऊतकों द्वारा किया जाता है। परंतु इसमें एक समस्या पैदा होती है। क्या होता है? इसमें एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है,
परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। देखिए, विशिष्टीकृत तो कुछ अलग ही होते हैं, मतलब कि विशिष्ट अंगों द्वारा होता है इसका अंतर्ग्रह जो है वो विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। देखिए, भोजन की आवश्यकता और ऑक्सीजन की आवश्यकता शरीर के प्रत्येक भाग को है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम आपको बता रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। इस स्थिति में, किस स्थिति में बताइए? देखिए, किस स्थिति में हम बताते हैं आपको। भोजन और ऑक्सीजन का जो यानी कि आवश्यकता है वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक कोशिका को है ना। लेकिन इसका जो अंतर्ग्रहण है वो कुछ विशिष्ट कोशिकाएं करते हैं, विशिष्ट ऊतक करते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता प्रत्येक कोशिका को, प्रत्येक ऊतक को, शरीर के हर भाग को होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, वहन तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, हमें वहन तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, क्या जरूरी है हमारे शरीर में वहन तंत्र। तो भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। कब? जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं। क्या बनते हैं? तब ऐसे उपोत्पाद बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। देखिए, क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया। ऑक्सीजन और भोजन हम क्यों खाते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन खाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है। फिर हमारे शरीर में कार्बन स्रोतों से तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा की प्राप्ति के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा किया जाता है। तब ऐसे उपोत्पाद बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। देखिए, अब जो चीज़ हमारे शरीर में हानिकारक है, कैसी है? हानिकारक है, जिससे हमारे शरीर को हानि पहुंचती है, तो हम क्या करते हैं, तो उसे बाहर निकालना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। बता दें आपको, इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, या जानते हैं भाई। कुछ उपोत्पाद बनते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में जिनसे हमें दिक्कत होती है ना, हमारा शरीर को हानि पहुंचाते हैं, जो उन्हें अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि उसे बाहर निकालने की क्रिया जो होती है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। अच्छा, बहुकोशिकीय में उत्सर्जन के लिए हमें पता है, बहुकोशिकीय में हर काम के लिए, हर कार्य के लिए अलग अलग हमारे पास अंग होते हैं, अलग अलग ऊतक होते हैं। तो उत्सर्जन के लिए भी हमारे अलग अलग ऊतक विकसित हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। अच्छा, ठीक है, हमारे पास अलग ऊतक इसके तैयार हो जाएंगे, ठीक है, दूसरे ऊतक बन जाएंगे, किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। लेकिन जो अलग अलग कोशिकाओं में जो उत्सर्जित उपोत्पाद हैं, उन्हें उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, बताएं? अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, परिवहन तंत्र, उसी की आवश्यकता होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पोषण की। किसके बारे में? पोषण के बारे में। पोषण के बारे में, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया, हम टहल रहे हों, बैठे हों, लेटे हों, सो रहे हों, कक्षा में बैठे हों, कहीं भी हों, क्या ज़रूरी होता है, हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
या हम बोल रहे हो, जैसे हम बोल रहे हैं अभी, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए उस स्थिति में भी जैसे हम सो रहे हों, कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। हमने आपको बताया था भोजन क्या है, जो हम खाते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का जो माध्यम है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, भाई ऊर्जा मिलेगी किसी माध्यम से मिलेगी ना, जो माध्यम है उसे क्या कहते हैं हम, भोजन। अच्छा, बात आती है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में, अच्छा सजीव और निर्जीव तो आप जानते ही होंगे, निर्जीव को भोजन की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, सजीव को क्यों होती है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। कैसे होती है, भिन्न भिन्न विधियों से। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। कैसे हैं, सभी हरे पौधे हैं तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है, ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम। अच्छा, एंजाइम किसे कहते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं जो, उन्हें ही हम एंजाइम कहते हैं। अतः विषम पोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। विषम पोषी जो होते हैं वो उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषम पोषी जीवों में सम्मिलित हैं। कैसे हैं, इसी प्रकार के विषम पोषी जीवों में सम्मिलित हैं। कौन कौन, कवक और जंतु। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।